हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड की ख़ास ख़बरों में आपका स्वागत है, वेलकम है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए ख़तरनाक धमाके के बाद कुछ मुल्कों से मिलने वाली मदद के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस और कुछ यूरोपीय मुल्कों ने वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में सुधार के नाम पर अंदरूनी मामलात में असरअंदाज होने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। बेरूत की तबाही के बाद अवाम के अंदर अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ गुस्से से पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश के दरमियान इजराइल के कट्टर मुखालिफ लेबनान के हिजबुल्लाह के असर को कम करने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। ये बात थर्सडे 6 अगस्त को उस वक्त साफ नज़र आई जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने बेरूत का दौरा किया और बताया कि अमेरिका, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के मुल्कों की कोशिश से बेरूत की मदद के लिए फ़ंड इकट्ठा करने के मकसद से जल्द ही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जाएगी और साथ ही शर्त ये लगा दी कि लेबनान की हुकूमत के निज़ाम में बहुत सुधार की ज़रूरत है। जब भी किसी मुल्क में पॉलिटिकल रिफॉर्म की अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के मुल्क बात करते हैं, उसका सीधा मतलब होता है कि उनके नापसंद लोगों को सियासत से अलग किए जाने की तैयारी है। मैं अब से पहले आपको बता चुका हूं कि बेरूत धमाके के फ़ौरन बाद इजराइल और सऊदी अरब के मीडिया ने हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ये कहते हुए शुरू कर दिया कि इजराइल की मदद लेबनान तक पहुंचने में हिजबुल्लाह रुकावट है और ये कि बेरूत बंदरगाह पर हो सकता है कि हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम में आग लगी हो। लेबनान सरकार अब भी इस धमाके के पीछे कुछ लोगों की लापरवाही की बात कर रही है। खबर में बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने कल बेरूत के दौरे में साफ कर दिया कि लेबनान की मदद तो की जाएगी, लेकिन शर्त यही है कि सियासी सुधार किए जाने चाहिए। यानी सीधे सीधे लफ्ज़ों में हिजबुल्लाह को जो हुकूमत बनाने में अहमियत हासिल है वो ख़त्म होनी चाहिए। आपको बता दूं कि अमेरिका की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने इजराइल से आमने सामने लड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हिजबुल्लाह और हमास को 1997 में विदेशी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऐलान किया हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह ने लेबनान में, ख़ास तौर से साउथ लेबनान में बड़े पैमाने पर जनता की भलाई के बहुत से काम किए हैं, जिनमें अच्छे स्कूल और अस्पताल कायम करना भी शामिल हैं। और हिजबुल्लाह लेबनान में एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और वहाँ की हुकूमत में एक अहम अलायंस पार्टनर है। इस वक्त हुकूमत में हिजबुल्लाह शामिल है और उसके 2 मिनिस्टर भी हैं। वहाँ के सियासी सिस्टम में प्रेसिडेंट ईसाई, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी और पार्लियामेंट स्पीकर शिया होता है। बेरूत की खबरों की वेबसाइट नहार नेट के मुताबिक फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने बेरूत के बंदरगाह पर हुए धमाके की अंतर्राष्ट्रीय जांच यानी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की अपील की है, जिसमें 130 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर है। इस धमाके में 5000 से ज़्यादा लोगों के ज़ख्मी होने और 10 से 15 अरब डॉलर का नुकसान बताया जा रहा है। इसके अलावा 3 लाख से ज़्यादा परिवार बेघर हुए हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने लेबनान की राजधानी में एक मुख्तसर दौरे के आखिर में मीडिया के लोगों से बात करते हुए कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय, खुली और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट जांच की ज़रूरत है ताकि कुछ भी छुपा ना रहे और किसी किस्म का शक बाकी ना रहे। प्रेसिडेंट मैक्रों ने कहा कि फ्रांस की तरफ से जांचकर्ता टीम बहुत जल्द बेरूत पहुंचने वाली है। इसी बीच हिजबुल्लाह के टेलीविज़न चैनल अल मनार की वेबसाइट पर दी गई खबर के मुताबिक फ्रांस के प्रेसिडेंट ने बताया कि बेरूत धमाके के बाद लेबनान के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर फंड इकट्ठा करने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उन्होंने कहा कि दवाइयाँ, खाने का सामान और रिहाइश के
के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को मुहैया करने के लिए फंड इकट्ठा करने के मकसद से फ्रांस, अमेरिका, वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन के साथ लेबनान को सपोर्ट करने वाले मुल्कों की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेगा। उन्होंने आगे कहा कि मैंने राष्ट्रपति मिशेल ऑन और स्पीकर नबी बेरी से कहा है कि भरोसे और उम्मीद का दोबारा कायम करना बहुत अहम है। मैं लेबनान के लीडर्स के साथ फ्रैंक रहा हूं और मैं अपने सवालों के पारदर्शी जवाब का इंतज़ार कर रहा हूं, जिनमें बहुत से मामलात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मैं 1 सितंबर को लेबनान लौटूंगा। मैक्रोन ने कहा कि CEDRE का पैसा अब भी मौजूद है, जो सुधारों और भ्रष्टाचार यानी रिफॉर्म और करप्शन की लड़ाई की वजह से रुका हुआ है। जो बात उन्होंने आगे कही वो काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा कि एक नए सियासी निज़ाम को फिर से कायम किया जाना चाहिए और बड़ी काया पलट तब्दीलियों की ज़रूरत है। CEDRE एक इंटरनेशनल फंड है जिसमें 2019 में लेबनान के लिए $10 अरब मदद मुहैया किए जाने का फैसला लिया गया था। इसी बीच बैरूत के ही अरबी अखबार अल नहार के मुताबिक बैरूत के लोगों ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के दौरे के दौरान लेबनान के सियासी लीडर्स के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया, साथ ही उन्हें इस खतरनाक धमाके का मुलजिम ठहराया। मैक्रों के सामने कुछ लोगों ने इनकलाब यानी रेवोल्यूशन के नारे लगाए। भीड़ के नारों के जवाब में मैक्रों ने कहा कि वो लेबनान के लीडर्स पर सियासी सुधार के लिए दबाव बनाएंगे। इसी बीच एक फौजी अदालत के जज ने धमाके की जांच करते हुए कहा है कि बैरूत के बंदरगाह के 16 अफसरों को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने सरकारी न्यूज़ एजेंसी से कहा कि बंदरगाह और कस्टम अफसरों समेत 18 लोगों से अब तक पूछताछ की गई है। अल नहार ने आज शाम ही रिपोर्ट दी है कि यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार कार्यालय ने भी यानी ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने भी बैरूत धमाके की आज़ाद जांच के लिए मांग की है। साथ ही कहा है कि धमाके के पीड़ितों की तरफ से जवाबदेही के लिए उठाई गई आवाज़ सुनी जानी चाहिए। साथ ही यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से लेबनान की मदद करने के लिए भी अपील की है। इस बीच रूस के अखबार रशिया टुडे ने उस समंदरी जहाज़ की कुछ डिटेल आम की हैं जिन पर ये एक्सप्लोजिव नाइट्रेट बैरूत तक पहुंचा था। बैरूत में होने वाले तबाहकुन धमाके की वजह अमोनियम नाइट्रेट की वो खेप थी जो एक गैर मुल्की जहाज़ से जब्त की गई थी। रशिया टुडे ने इस जहाज़ के क्रू मेंबर्स में से एक अफसर से इस बारे में बात की है। MV रोजस नाम के जहाज़ को बैरूत में रोक लिया गया था और उस पर लदी अमोनियम नाइट्रेट की खेप जब्त कर ली गई थी। ये मालवाहक जहाज़ सितंबर 2013 में तकनीकी खराबी हो जाने की वजह से बैरूत की बंदरगाह पर रुका था, मगर फिर उसे वहां से आगे जाने की इजाज़त नहीं मिली। जहाज़ मालदोवा के फ्लैग के साथ सफ़र कर रहा था और इसके काम करने वालों में शामिल लोग ख़ास तौर पर यूक्रेन और रूस के थे। इन लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक जहाज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इसमें खाने पीने की चीज़ें रखने के लिए रेफ्रिजरेटर तक नहीं था। ये जहाज़ टेटो शिपिंग कंपनी का था और जब भी बंदरगाह से इसके बारे में शिकायत होती तो कंपनी जहाज़ की प्रॉब्लम्स दूर करने के बजाय रिश्वत देकर काम चलाने की कोशिश करती थी। बैरूत में रोके जाने से पहले स्पेन में इसे 2 हफ्ते तक रोका गया था। वहाँ बंदरगाह के अफसरों ने जहाज़ की मालिक कंपनी पर दबाव डालकर इसमें बैकअप जनरेटर लगवाया था। 2013 में इस जहाज़ ने जॉर्जिया से अमोनिया नाइट्रेट की 2750 टन की खेप उठाई और उसे मोजाम्बिक ले जा रहा था, मगर तकनीकी खराबी की वजह से इसे बैरूत में रोक लिया गया। इसके बाद जहाज़ की मालिक कंपनी ने खुद को दिवालिया होने का ऐलान कर दिया। जहाज़ के कप्तान और 4 दूसरे एम्प्लॉइज़ को गिरफ्तार कर लिया गया और 11 महीने बाद छोड़ा गया। कप्तान बोरिस प्रोकोशेफ ने जहाज़ की मालिक कंपनी के खिलाफ 2014 में एक मुकदमा दायर किया जिसमें उन्होंने कहा कि क्रू मेंबर्स को
बगैर तनख्वाह और बगैर खाने पीने के बेसहारा छोड़ दिया गया। कप्तान का कहना था कि बैरूत बंदरगाह के अफसर उसे छोड़ सकते थे, जो भी फैसला किया गया वो अच्छा नहीं था। जहाज से जुड़े एक और क्रू मेंबर का कहना था कि इस पर लदी खेप उतार ली गई और उसे बंदरगाह के गोदाम में रख दिया गया और इतने साल तक इसे वहीं रखा गया, जबकि इस खेप को पानी में डालकर तबाह किया जा सकता था। कप्तान ने कहा कि जहाज में एक छेद था जिससे पानी भर जाता था और हम पानी बाहर निकालते थे। अगर सामान जब्त ना किया गया होता तो जहाज डूब जाता और इतनी बड़ी तबाही ना होती। इस बीच ये खबरें आ रही हैं कि कुछ अफसरों ने इस खेप के करीब ही पटाखों की एक खेप रखवा दी और वहां वेल्डिंग का काम भी करवाया गया और नतीजा ये हुआ कि इतनी बड़ी तबाही हो गई। ये सब बातें रशिया टुडे ने बताई हैं। इसी बीच लेबनान के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि बैरूत की बंदरगाह में जो धमाका हुआ है उसके लिए देश के अंदर के करप्ट लोग भी जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन इसी के साथ वे बाहरी लोगों के रोल से भी इनकार नहीं कर रहे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह धमाका अमोनियम नाइट्रेट में अपने आप नहीं हो सकता, बल्कि उसे चिंगारी की ज़रूरत होती है। लेबनान के खुफिया विभाग कई बार होशियार कर चुके थे कि इतनी बड़ी मिकदार में इतने ख़तरनाक मटीरियल को बंदरगाह के डिपो में नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि किसी गैर रिहायशी इलाके में रखा जाना चाहिए था। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बैरूत की बंदरगाह पर 2013 से अमोनियम नाइट्रेट इतनी बड़ी मिकदार में मौजूद था और इंटेलिजेंस एजेंसियां कई बार इसके बारे में होशियार कर चुकी थी, लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आपको याद दिला दूं कि 2017 में साद हरीरी को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अचानक सऊदी अरब बुलाया था और अपनी कैद में रखा था। सऊदी अरब के टेलीविज़न पर उनसे इस्तीफे का भी ऐलान करा दिया गया था। सऊदी अरब लेबनान में हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने की कई सालों से कोशिश कर रहा है। इसी बीच बैरूत के एक बड़े पत्रकार और वेस्ट एशिया के मामलों के एक्सपर्ट सादुल्लाह ज़ारेई ने बैरूत धमाके के अहम पहलुओं पर बात करते हुए ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी से कहा है कि धमाका बैरूत के उस इलाके में हुआ है जिसे लेबनानी इकोनॉमी की नब्ज़ कहा जाता है। यह पूरी तरह कारोबारी इलाका है जहां इजराइल मुखालिफ रेजिस्टेंस ग्रुप्स की सरगर्मियां नहीं होती। उन्होंने बताया कि बैरूत 3 हिस्सों में बटा हुआ है। साउथ में शिया रहते हैं जिसे जाहिया भी कहा जाता है। यहाँ 7 से 8 लाख शिया मुसलमानों की आबादी है। शहर के वेस्ट यानी पश्चिमी हिस्से में सुन्नी मुसलमान आबाद हैं। ये शहर का सबसे महंगा इलाका माना जाता है। शहर का तीसरा पूर्वी हिस्सा है जहां ईसाइयों की आबादी है। इसके अलावा जबाल नाम का एक इलाका है जहां दुरुज़ समुदाय के लोग रहते हैं। ज़ारेई ने कहा कि धमाका बैरूत के सुन्नी इलाके में हुआ है जहां बंदरगाह भी है और देश का कारोबारी सेंटर यही इलाका है। ज़ारेई के मुताबिक सुन्नी इलाके में धमाका हो सकता है कि साजिश का हिस्सा हो जिसका मकसद अराजकता और टकराव पैदा करना या सरकार को नाकाम बनाना हो सकता है, और दूसरा चांस ये है कि ये धमाका लापरवाही की वजह से हुआ हो, क्योंकि पहले आग लगी और फिर वो आग नाइट्रेट के डिपो तक पहुंच गई। ज़ारेई के मुताबिक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये आम धमाका है या किसी साजिश का हिस्सा है, लेकिन इसका गहरा असर पड़ेगा क्योंकि पिछले 70-80 वर्षों में लेबनान में इस तरह की इतनी बड़ी कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस धमाके के सियासी नतीजे भी ज़रूर निकलेंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश होती है कि आपको पूरी तरह से आगाह रखा जाए। अब बैरूत में धमाके के बाद जिस तरह से इजराइल के सख्त मुखालिफ हिजबुल्लाह को वहाँ के सियासी निज़ाम से अलग थलग करने की कोशिश बाहरी मुल्कों की तरफ से हो रही है, उससे लगता है कि चाहे इजराइल हो या अरब मुल्क हों या अमेरिका और यूरोपीय मुल्क हों, सभी सियासी सुधार के नाम पर हिजबुल्लाह को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अब भी यकीन है कि चाहे ये सभी ताकतें पूरा जोर लगा लें, लेकिन जिस तरह से ज़मीनी सतह पर हिजबुल्लाह ने लोगों के काम किए हैं और साउथ लेबनान में ख़ास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल, स्कूल, सड़कें, बिजली और पानी सप्लाई जैसे काम अंजाम दिए हैं, उसे वहाँ के सियासी नक्शे से हटाना नामुमकिन है। लेकिन साथ साथ मुझे शक है कि
फाइनेंशियल मदद और इंटरनेशनल जांच के नाम पर मुल्क के अंदर के मामलात में मुदाखलत करने की कोशिशें तेज़ होंगी। लेबनान के सामने दो चॉइस हैं, चाहे वो अपने पड़ोसी दुश्मन इजराइल को सपोर्ट करने वाले मुल्कों के साथ चला जाए और चाहे वो ईरान, सीरिया और इराक जैसे मुल्कों को अपना हमदर्द समझे जो उसकी मदद करते रहे हैं। अब उसे देखना है कि दुश्मनों के बीच जाकर फंसना है या दोस्तों के साथ रहकर अमन के साथ और इजराइल से सुरक्षा के साथ रहना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।